हेलो दोस्तों। तो आज के ज्योग्राफी की प्रीक्योर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही कलेक्टिवली होती है। एज इन अभी जो आप प्रीलिम्स में नेक्स्ट 6 मंथ्स में डेटा पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट द सेम थिंग, रादर दैट इज द सेम थिंग जो आपको अपनी मेंस में रिप्रोड्यूस करनी है। जो इन एग्जाम्पल्स को अगर आप कोट करेंगे तो यू एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले आर्कटिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने एक नई ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी बनाई है और इंडिया कह रहा है कि हम कमिटेड हैं कि हम आर्कटिक के संदर्भ में साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, राइट। सस्टेनेबल टूरिज्म में भी कंट्रीब्यूट करेंगे एंड जो भी वहां पे एक्सप्लोरेशंस होंगी उनमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ बिफोर आई गो अहेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको आर्कटिक से एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है, लेट्स से कि आपसे पूछा जाए कि आर्कटिक में अपने रोल को बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, राइट। तो उन स्टेप्स में एक आपका स्टेप होगा कि जो पॉलिसी है वो एब्सोल्युटली अनवील की गई है कि किस तरह से आगे फ्यूचर इंडिया देखता है, राइट। तो इन चीजों को आप डेफिनेटली जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हो आप मेंस में भी कोट कर सकते हो, ठीक है जी। अब अगर हम इसे आगे देखें तो आर्कटिक में, राइट, इस पूरे आर्कटिक के रीजन में जो भी चेंजेस होंगे, चाहे कोल्ड वेव्स में चेंज हो, कोई भी और चेंजेस हो, वो डायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मॉनसून में पता है, राइट, कि ठंडी हवाएं यहां से आती है, राइट। पूरा आपका पूरा आपने मॉनसून का प्रोसेस पढ़ा है। तो लेट्स से द टेम्परेचर चेंजेस हियर, राइट। तो ऑब्वियसली जब ये हवाएं इंडिया की तरफ आएंगी तो डेफिनेटली इंडिया के मॉनसून पे या इंडिया का जो वेदर है या क्लाइमेटिक पैटर्न्स है उन पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इन सभी वेदर मॉडल्स को पढ़े एंड अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज बढ़ाए, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इंडिया पे। इसीलिए मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए किस तरह के इंपैक्ट होंगे तो आप लिखिए एटमॉस्फेरिक इंपैक्ट हो सकते हैं, ओशनोग्राफिक इंपैक्ट हो सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली किस तरह के इंपैक्ट होंगे, लेट्स से कि आप लिख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या मान लीजिए कि और कई रीजंस की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, राइट, आइस कैप्स मेल्ट हो रही है, वार्मिंग ऑफ द ओशन हो रही है, तो अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट इंपैक्ट हो रहा है। तो ग्लोबल क्लाइमेट के साथ साथ ही आपका इंडिया का जो लोकल वेदर है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी इंपैक्ट हो रहा है। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वेदर मॉडल्स हैं, जो ऐसे मॉडल्स हैं, उन्हें इंडिया स्टडी करे। नाउ यू कैन ऑलवेज कोट दीज थिंग्स जब भी आप मीन्स का आंसर भी लिख रहे हैं, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप वहां पे एक पॉइंट डेफिनेटली कोट कर सकते हैं कि आर्कटिक में जो भी आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं दैट विल अगेन लीड टू सर्टेन चेंजेस इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज आते हैं कि अगर इन सभी चीजों पे अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इंडिया की जो सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए वाटर सिक्योरिटी, राइट, वेदर कंडीशंस, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। आगे हम देखेंगे कि ये सब चीजें कैसे हो रही है। ना व्हाई इंडिया वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। अब मैं इनको एक एक पॉइंट पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा एसोसिएट होना चाहता है आर्कटिक रीजन से। क्यों? सबसे पहली चीज कि वहां बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, आपको पता है। एंड अभी ऐसा देखा गया है, या रादर आपको शायद पता भी हो, कि बहुत सारी ऐसी पाइपलाइंस हैं जो रशिया टू यूरोप की तरफ आती है, राइट। रशियन आर्कटिक की बात करता है वो, मैंने ऐसे रशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट जो रशिया का बिल्कुल ऊपर वाला रीजन है जो डेफिनेटली आर्कटिक के साथ लगता है। रिसेंटली जो रशियन आर्कटिक है वहां से एक पाइप शंघाई चाइना तक भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इस एनर्जी रिसोर्स का पार्ट बनना चाहता है, राइट। ऑल्सो एनर्जी रिसोर्स का पार्ट किस तरह से बना जाएगा, जब इंडिया एक्चुअली वहां पे जो भी एक्सकवेशंस हो रही हैं, गैस रिसोर्सेज हो रहे हैं, उनमें फोकस करेगा, राइट। ऑल्सो अगर ये पाइपलाइंस बनती हैं तो इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। इसीलिए भी इंडिया चाहता है कि रिसर्च पे तो वो ध्यान दे ही दे, उसके अलावा जो इस पूरी इश्यू का इकोनॉमिक और ट्रेड एस्पेक्ट है उस पर भी इंडिया ध्यान देना चाहता है। ऑल्सो ऊपर हमने बात की कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप्स जो है मेल्ट हो रही है,
राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज इन इन मेल्टिंग ऑफ द आइस की वजह से क्या हो रहा है कि न्यू शिपिंग रूट्स बन रहे हैं। जितने जितने न्यू शिपिंग रूट्स होंगे तो क्या होगा, आपकी लोअर कॉस्ट होती जाएगी जो शिप करने की है, और ग्लोबल ट्रेड भी रीडिफाइन होती जाएगी, क्योंकि जो रूट्स पहले अवेलेबल नहीं थे अब वो रूट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं। ऑल्सो जो ये शिप्स हैं, जो ये न्यू रूट्स बन रहे हैं, इन पे जो भी शिप्स चलेंगी, इनके जो एमिशंस होंगे उनको भी प्रिडिक्ट करना जरूरी है, और उनकी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी पढ़ना जरूरी है। तो इन सभी चीजों, हर एस्पेक्ट को लेके इंडिया अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी में बात कर रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पे जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है उन पे भी इंडिया बिल्कुल ही बात कर रहा है। ऑल्सो लास्ट पॉइंट, कि आपको पता होगा कि स्वालबर्ड में इंडिया की सीड स्टोरेज फैसिलिटी है ना, क्रायोस्फेरिक स्टोरेज जो है, तो इंडिया उन पे भी जाना चाहता है कि ये जो क्रायोस्फेरिक रीजन्स है, यहाँ पे जो टेम्परेचर इतना कम है, उसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है इंडिया के लिए यहाँ पे चीजों को स्टोर करके रखना। वैसे जस्ट टू लेट यू नो, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई इज इट कि रेफ्रिजरेटर्स में चीजें बहुत ज्यादा लंबी देर रहती है। तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि जितना टेम्परेचर, जो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको इवेंचुअली, या रादर इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपने फ्रिज में कोई चीज रखी है, तो उसको खराब होने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, है ना। अब वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, अगर आप उस टेम्परेचर तक पहुंचने ही ना दो, टेम्परेचर ही बहुत लो कर दो, तो दे डोंट ग्रो वेरी इजीली। नाउ दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ फ्रिज, कि वो जो टेम्परेचर है उसको काफी लोअर कर दिया जाता है, इसीलिए चीज जो है लंबे समय तक चलती है ना। सेम थिंग अप्लाइज हियर इन क्रायोस्फेरिक रीजन्स। बहुत ही ज्यादा बर्फीले रीजन्स में जो ये सीड स्टोरेज फैसिलिटीज है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को एक मौका देती है कि अपनी सारी चीजों को वहां पे स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो कितने सारे हमने पॉइंट्स देखे। कभी भी अगर इंडिया से रिलेटेड आपको आर्कटिक पे मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेटली आप उसको आंसर कर सकते हैं ना। अगर प्रीलिम्स में आपको कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया के आर्कटिक में क्या इंटरेस्ट है, राइट, आजकल एक या दो एनालिटिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, वहां पे भी आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं ना। द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रीलिम्स इज कि वहां पे पांचों के पांचों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज चूज। तो आप थोड़ा सा इन सभी पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस पूरी पॉलिसी को समराइज करने के लिए 5 पॉइंट्स कहा गया है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज इंडिया क्या करेगी, रिसर्च एक्टिविटीज पे ध्यान देगी, उन रीजन्स के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स कैसे करनी है उस पर ध्यान देगी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल जो न्यू शिपिंग रूट्स हैं। ठीक है, अब आप मान के चलो कि इंडिया को अगर इन सभी रीजन से एसोसिएट होना है, तो जितने भी आर्कटिक से एसोसिएटेड रीजन्स हैं उन सभी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए यहां पे ले रहे हैं कि इस कोऑपरेशन के लिए जो गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इन पे भी ध्यान देगा, एंड टू डू ऑल द फर्स्ट 3 थिंग्स, लेट्स से आपको रिसर्च में इंपैक्ट होना है, या मान लीजिए आपको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देखनी है, यू नीड टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ योर ओन नेशन फर्स्ट, तो उस पर भी इंडिया काम करेगा। नाउ दिस कैन बी कोटेड इन जनरल, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी आर्कटिक पे क्वेश्चन और आपको वहां पे वे फॉरवर्ड देना हो कि इंडिया किस तरह की एंगेजमेंट्स कर सकता है विद आर्कटिक, तो आप इन्हीं 5 चीजों को कोट करेंगे। सो यू सी, जो आप प्री के लिए पढ़ रहे हो वही चीजें आप मेंस में भी जाके कोट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। नाउ ब्लू नाइल करके आपके रिवर है, उस पे एक डैम बन रहा है, ठीक है, उस पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, समझते हैं। सबसे पहली चीज जो मिसनॉमर है, राइट, कि नाइल की हम बात करते हैं, हो सकता है कि आपको ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के बारे में पता ही ना हो। तो आप देखो 2 रिवर्स हैं, एक है आपकी ब्लू नाइल जो इथियोपिया से शुरू हो रही है, जो हमारे टॉपिक से एसोसिएटेड है, एक है आपकी व्हाइट नाइल। ठीक है, तो व्हाइट नाइल जो है कहीं लेक विक्टोरिया से शुरू होती है, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम लेक टाना आई थिंक, राइट। तो इवेंचुअली ये जो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल है, ये सूडान में मिलके इवेंचुअली इट बिकम्स नाइल, राइट, एंड इवेंचुअली आप देखो ये मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल जाती है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2 इनिशियल रिवर लाइंस हैं, ब्लू लाइन एंड व्हाइट नाइल, जिससे कि इवेंचुअली नाइल बन रही है ना। ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नाइल रिवर है वो कौन से सी में जाके एंड होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज
इथियोपिया जो है, इथियोपिया से आपकी ब्लू नाइल शुरू हो रही है, तो जहां से ये ब्लू नाइल शुरू हो रही है वहां पे इथियोपिया जो है एक डैम बनाना चाहते हैं। तो डैम का बेसिक पर्पस क्या है कि वो पानी को रोक लेते हैं ताकि आगे ना जा पाए। अब इसको इमेजिन करो कि ये जो ब्लू नाइल है ये इथियोपिया, उसके बाद सूडान एंड उसके पास इजिप्ट में जा रही है। तो मान लो कि अगर इथियोपिया सारा पानी यहां रोक दे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, सूडान और इजिप्ट के पास तो वो पानी जाएगा ही नहीं, राइट। इसी वजह से ये तीनों कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट से एसोसिएटेड हैं। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स में कि कौन सी तीन कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप डेफिनेटली उनको कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल था। वैसे इथियोपिया क्यों ये डैम बनाना चाहता है, सबसे पहली चीज कि वहां पे बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है, उसको केटर किया जा सकता है। दूसरा, इथियोपिया के इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज को केटर किया जा सकता है। और तीसरा, इथियोपिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज है वहां पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं उनको भी डेफिनेटली केटर किया जा सकता है। बेसिकली इथियोपिया वांट्स टू सेल इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। उससे इथियोपिया की इकोनॉमी जो है उसको भी काफी मदद मिलेगी। ठीक है जी, चलो। तो ये जो बेसिक रिवर डैम की बात हो रही है, इसका बेसिक एजेंडा जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, राइट। और अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि जो भी एनर्जी शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिक शॉर्टेज है उसको केटर किया जाए और नेबरिंग कंट्रीज को भी सेल किया जाए। अभी ये जो ग्रैंड इथियोपियन डैम है 2011 से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वंस इट इज कंप्लीटेड ये अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो जाएगा और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। अब क्योंकि इथियोपिया की बात हुई है, आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर थिंग। एक टर्म है आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये जो आप ब्लू रीजन देख रहे हैं इस सारे रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो बिकॉज इथियोपिया न्यूज में है तो उससे एसोसिएटेड मैप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से एसोसिएटेड है, ऑफ विच इथियोपिया इज अ मेंबर। तो आप देख रहे हो ये जो हमने नाइल का कॉन्सेप्ट किया है अभी, तो ब्लू नाइल जो है आपकी इथियोपिया से, सूडान से, इजिप्ट से जाके एंड मेडिटेरेनियन सी में इट फॉल्स डाउन। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज है, 4 कंट्रीज है, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड जिबूती। तो ये चारों के नाम आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। जोको वैली बहुत ज्यादा न्यूज में थी बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स। तो बहुत सिंपल है, आपको इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। और जोको वैली बहुत ज्यादा न्यूज में क्यों रहती है, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है जी, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं कि या आपको रादर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्प्यूटेड किस किस जगह के बीच में है, आप डेफिनेटली उन चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, उन 2 जगहों का नाम लिख सकते हैं। तो ये न्यूज में बेसिकली क्यों थी, बिकॉज रिसेंटली यहाँ बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर रही है। तो ऐसी जो भी जगह जो न्यूज में होती हैं उनको हमें मैप पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली पढ़ना होता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहली बार फॉरेस्ट फायर हो रही है, बहुत ही ज्यादा प्रोन है जो ये जोको वैली है टू फॉरेस्ट फायर्स। रादर आप देखो 2006, 10, 12, 15 इनमें भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स आई हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। तो अगर इससे इंपॉर्टेंट या इससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है प्री में, यू शुड बी एबल टू आंसर। एंड जस्ट टू गिव यू सर्टन अदर डिटेल्स, आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द इकोलॉजी कि यहाँ पे किस तरह के लेट्स से फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। आप इन दोनों के नाम डेफिनेटली याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, इतनी ज्यादा होने का रीजन क्या है कि यहाँ की विंड कंडीशंस बहुत ही फास्ट है, यहाँ पे बहुत ही प्रिवेलेंट विंड कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से अगर एक बार फॉरेस्ट फायर शुरू हो गई तो वो इजीली स्प्रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ दी विंड। और प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ये सारा पहाड़ी एरिया है, राइट, ईस्टर्न हिमालयास, तो ये टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इतनी डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट दीज फॉरेस्ट फायर्स। तो आप देख रहे हो शुरुआत होने के बाद उसको खत्म करने का प्रोसेस ऑल्सो बिकम्स वेरी टीडियस। इस वजह से भी ये फॉरेस्ट फायर्स कंटिन्यूसली फैलती रहती है। लेकिन एक एडवांटेज क्या है कि इन फॉरेस्ट में या इस वैली में बहुत ज्यादा ह्यूमन हैबिटेशन जो है नहीं होती है, इस वजह से बहुत ह्यूमन या रादर जान या माल का नुकसान जो हम कहते हैं न्यूज में जिस तरह से आता है ऐसा नहीं होता है, राइट। सो इट डजंट टर्न इनटू अ डिजास्टर वेयर अ लॉट ऑफ ह्यूमंस आर कंसर्न्ड बेसिकली। ठीक है जी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मणिपुर एंड नागालैंड में बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कौन से हाईवेज यहां से पास करते हैं इसका भी मैंने आपको डेटा दिया है, मेक श्योर आप ये भी डेफिनेटली याद करें। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जितना भी आपके पॉइंट्स जो है
जहां तक भी आप इस डेटा को पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आप पढ़ें। नेक्स्ट, नेक्स्ट देयर इज अ रिवर, सारिशू रिवर। तो ये क्यों न्यूज में थी? सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है कि अरुणाचल के इस रिवर के आसपास के एरिया में चाइना ने नए विलेजेस को बिल्ड कर दिया है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आई थिंक आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद इट, तो इस चीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर आप इस विलेज की बात करें तो ये मैकमोहन लाइन के साउथ पे है। यू नो अबाउट द मैकमोहन लाइन, द रेड पार्ट ऑफ इट मैकमोहन लाइन है। और अगर आप एलएसी की बात करें, राइट, जो जेएनके और जो नॉर्दर्न रीजन्स के साथ है, दैट इज दिस एलएसी। तो मैकमोहन लाइन के साउथ में दिस पर्टिकुलर विलेज लाइज। तो इसी के सदर्न रीजन में ही जो है ये रिवर है जहां पे ये विलेज बना है। अगर मैं आपको दिखाऊं टू वेरी प्रिसाइज, दिस इज द मैकमोहन लाइन, तो ये आपकी सारीचू रिवर है। अगर आप यहां देखो, यहां नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो इफ दे आस्क यू कौन से रीजन में है ना, लेट्स से कि दे आस्क यू अबाउट द अरुणाचल पार्ट ऑफ इट, तो ऐसे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उनमें 4 डिफरेंट रीजन्स का नाम पूछा होता है। हो सकता है कि किसी रिवर के बारे में पूछा हो, दूसरा ऑप्शन किसी माउंटेन के बारे में हो। तो कोशिश यही है कि जितनी भी चीजें आपकी मैप से एसोसिएटेड न्यूज में रही है उनको हम डेफिनेटली डिस्कस करें। ठीक है जी। ऑल्सो कभी अगर आपको मीन्स में क्वेश्चन आते हैं इंडिया चाइना के ऊपर, तो आप डेफिनेटली इन चीजों को कोट कर सकते हैं कि चाइना जो है कुछ XYZ चीजें कर रहा है टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंडिया, या अपनी इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली क्योंकि ये चीजें ऑफिशियल है, लेकिन ऑलवेज बी कोटेड। चलिए जी, अगली न्यूज पे आते हैं अपने। तो रिसेंटली इंडोनेशिया में जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, समीरू वॉल्केनो। ना इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है कि समेरू वॉल्केनो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। सो इट कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शन एंड द ऑप्शन इज इंडोनेशिया। ठीक है जी। एक और चीज अगर मैं टेल यू इज कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 2-3 चीजों की बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, क्या ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है या नहीं। रिंग ऑफ फायर अगेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका मीन्स में भी सवाल है। तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली ये पूरा रीजन है, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखो, उनकी पोजिशन यू हैव टू सी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स या वॉल्केनोज रहते हैं। ठीक है। तो इफ इज इट अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर? यस, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, कौन सी प्लेट्स एसोसिएटेड है, क्योंकि जहां पे भी आपने अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज की बात की है, डेफिनेटली आपने एनसीईआरटी में अपनी प्लेट्स पढ़ी होंगी। तो कौन सी प्लेट एसोसिएटेड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट जो है ये इस पूरे रीजन से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये बेसिकली सबडक्शन जोन में लाई करता है, जहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इससे एसोसिएटेड है। ठीक है। तो अगर प्लेट्स भी आपसे पूछ ले तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है। कभी भी ऐसी कोई न्यूज आए ना, तो एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी पे जो उसका बैकग्राउंड है उसको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। मान लीजिए इस बार आपको रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन आया है means में, you can always quote the recent events that definitely fetches you more marks। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है आपका there's a talk about a new hydroelectric project जो कि JNK में चिनाब रिवर पे। ठीक है जी। तो अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए एंड द रिवर एसोसिएटेड विद इट शुड आल्सो बी देयर। तो कोशिश यहाँ बहुत सिंपल है कि इलैबोरेटली लॉन्ग न्यूज जो है वो तो सभी कवर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो छोटी छोटी न्यूज है दैट वी टेंड टू मिस, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स पीआईबी में आते हैं, ये भी हम डेफिनेटली कोट करें। ठीक है जी। तो अगर कभी इंडिया आपको मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्लीन एनर्जी से एसोसिएटेड क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, या इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वहां पे भी आप इनको एज एग्जांपल्स डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट चीज आपकी क्या आती है कि जैसा मैं कहती हूँ कि हमेशा बैकग्राउंड पे जाना है। तो बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर रिवर, तो यू कैन गो बैक एंड मेक श्योर कि सबसे पहले आपको पता हो चिनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है एंड कौन से मेन रिवर का पार्ट है। उन सभी चीजों को आप पढ़े तो यू कैन गो बैक एंड रीड अबाउट इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल। ऑल्सो इसका मेंस में कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क वाज इन न्यूज। ठीक है। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये क्यों न्यूज में था? बर्ड फ्लू के बारे में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो बर्ड फ्लू की वजह से इस पूरे रीजन को काफी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। क्यों? बिकॉज ये जो पार्क है इट इज फेमस फॉर माइग्रेटरी एज वेल एज रेजिडेंट बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है? जो कहीं और से
आ रहे हैं। ठीक है, तो बिकॉज बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा न्यूज में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इससे एसोसिएटेड जो भी बर्ड्स हैं इनके आपको डेफिनेटली नाम पता होने चाहिए। नाउ ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, लेकिन एडवांटेज क्या है कि प्री में वहां ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जस्ट गो थ्रू देम वंस, थोड़ा आप इसको देख लीजिए सो दैट वहां पे आप रिकग्नाइज कर पाए। ठीक है जी, अगर आप देखो दिस इज द रीजन, राइट, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से एसोसिएटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी दे गिव यू क्वेश्चंस जिसपे आपको लेट्स से कि दो तीन आपको बर्ड सैंचुरीज नेशनल पार्क दे दिए एंड यू हैव टू अरेंज इट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसलिए आपको काफी मैप से एसोसिएटेड चीजें पता होनी जरूरी है। नाउ बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स की बात हुई है, देयर इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। फ्लाईवे क्या होता है, एक पूरा रीजन डिमार्केट कर देते हैं कि यहां से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। कई बार आपने देखा है कि आर्कटिक से बर्ड्स आ रहे हैं, हम कहते हैं साइबेरियन बर्ड्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से बर्ड्स कहां से आते हैं, बर्ड्स के माइग्रेटरी बर्ड का फ्लाईवे के जो रूट्स हैं उनको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। तो अगर आप ये ग्रीन रीजन देखो पूरा, दिस इज द रीजन जहां पे इंडिया आ रहा है। तो इंडिया जो है ये एशियन बर्ड फ्लाईवेज का पार्ट है, इसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी कहा जाता है। तो ये जो फ्लाईवे है, अगर आप देखोगे यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया का पार्ट, राइट, आर्कटिक ओशन का पार्ट, इंडियन ओशन और जो एसोसिएटेड आइलैंड्स है इन सब से एसोसिएट होता है। तो दे कैन ऑलवेज आस्क यू सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, तो उस पे भी यू शुड बी एबल टू आंसर। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा है आपको कि प्री में यूल हैव टू रिकग्नाइज थिंग्स, तो रिकग्निशन के बेसिस पे वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। दिस इज समथिंग एडिशनल दैट आई वांटेड टू टेल यू। तो फ्लाईवेज के बारे में भी आप जाके और पढ़ सकते हैं, ऑल्दो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फ्लाईवे जिससे इंडिया बहुत ही डायरेक्टली एसोसिएटेड है। चलिए जी, that was all for the day. I hope I could contribute to your mains and pre-key preparation. I hope आपने आज का 2 मिनट सीरीज देख लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आयुष्मान सहाकार स्कीम, डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेगी प्री और मेंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमारे क्रैश कोर्सेज लेने हैं, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट। डेफिनेटली क्रैश कोर्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, बट अ लॉट ऑफ यू हैव आल्सो बीन आस्किंग अबाउट सीसैट, तो सीसैट के भी मॉड्यूल्स हैं, प्लस अ लॉट ऑफ ओल्डर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन अप दीस कोर्सेज, दे आल्सो वांट टू टेक द टेस्ट सीरीज पार्ट, सो ओनली टेस्ट सीरीज की भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है जी, तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे पीडीएफ्स हैं आप हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से ले सकते हैं, इवेंचुअली इट विल बी अपलोडेड देयर। So that was all from my side. कोई भी doubts हो, कोई भी issue हो, please email us or call us. We'll definitely try to help you as much as we can. ठीक है जी?